आप इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं। क्या? हरा बेर और लाल स्ट्रॉबेरी। मतलब क्या कि बेर का कलर हरा होता है तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के चलते आएगा, और स्ट्रॉबेरी का कलर लाल होता है तो आतिशबाजी में जो लाल चटक रंग आएगा वो किसके चलते आएगा? तो स्ट्रॉन्सियम के चलते आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी न किसी टॉपिक के वन लाइनर से संबंधित होते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग धातु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, जहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन पड़ते हैं, उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझने से पहले हम लोग कुछ धातु के बारे में बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, ताकि आगे का जो कंसेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आए। मेरे मित्र, नो डाउट आप सबों को मालूम है कि धातु हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप सभी कहते हैं कि सर मेटल वे होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं सर? चालन करते हैं, या आप शुद्ध हिंदी में इसी को डिफाइन करते हैं कि वे तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। वे तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, क्या कहलाता है सर? धातु कहलाता है। ये चीज आप सबों को पता है। मेरे मित्र, आप हमेशा एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि धातुएं हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इसीलिए ये हमेशा क्या करती है? पॉजिटिव आयन बनाती है, धन आयन बनाती है। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर हमेशा धन आयन बनाती है। क्या बनाती है सर? पॉजिटिव आयन बनाती है। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे सर कि जितनी भी धातुएं हैं उनकी संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो या तो 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 3 होगी। आप कहेंगे सर ये कैसे? तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं, जो मेटल से बिलोंग करते हैं, उनके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं सर कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में रहता है, और इसकी प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है सर? तो सर इसकी प्रवृत्ति हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की। तो आप सबों को मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो वो क्या बनाएगी सर? पॉजिटिव आयन बनाएगी, यानी कि धन आयन बनाएगी। तो ये एक बेसिक बात है धातु के बारे में कि ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और साथ ही साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे मित्र, आप ये भी याद रखिएगा कि धातुएं क्या होती है? आधात वर्धनीय होती है। धातुएं क्या होती है? आधात वर्धनीय होती है, यानी कि मेलिएबल होती है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? तो मेरे मित्र, धातु को आप पीट करके पतला चादर में परिवर्तित कर सकते हो, और धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आधात वर्धनीयता कहते हैं, या इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे सर? सोना कहेंगे। और इसके बाद अगर आपसे नाम पूछा जाए सोना के बाद और ज़्यादा आधात वर्धनीय कौन होगा, तो आप चांदी का भी नाम लिख सकते हैं। मेरे मित्र, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धातुएं तन होती है, इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, आप सभी तन्यता के भी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे। तन्यता बोले तो सर इसी को इंग्लिश में हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। अच्छा, ये धातु की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर धातु को खींच करके पतला तार में बदला जा सकता है। धातु का ये गुण क्या कहलाता है सर? तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मेटल कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है, तो आप क्या कहेंगे सर? चांदी। क्या कहेंगे सर? चांदी। लेकिन ध्यान में रखिएगा सर
कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ तो मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं कौन सी है, चांदी। लेकिन बहुत सारे जगह आपको चांदी ना रहे तो आप क्या कहिएगा सर, सोना भी कह सकते हैं। और ऐसे आपको सिंपल वे में याद रखना है, सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय धातु सोना, उसके बाद चांदी, सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना और उसके बाद आपका चांदी। तो सोना और चांदी ये दोनों ही क्या हैं, सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय भी हैं और सबसे ज़्यादा तन्य भी हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि ये आधात वर्धनीयता और तन्यता दोनों ही क्या हैं सर, धातुओं के भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों ही क्या हैं सर, धातु के भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर आपसे कोई ये पूछते कि धातुएं आवर्त सारणी में किस तरफ पाई जाती है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि धातुएं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती है या बाएं ओर उपस्थित होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे आप वैसा लिख लेना, बाएं ओर उपस्थित होता है। मेरे मित्र, ये आपका मेटल का एक साधारण सा इंट्रोडक्शन था, परिचय था। और मेरे ख्याल से अब धातु क्या होता है इस चीज़ को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, नो डाउट आप सबों को मालूम होगा ये चीज़ कि सबसे भारी धातु हम लोग किसको बोलते हैं या भारी धातु किसको बोलते हैं। तो आप सभी कहेंगे सर ऑस्मियम को बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सबसे भारी धातु कौन सा है सर, ऑस्मियम है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सबसे हल्का धातु कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे सर सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। इस दोनों ही चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कोई आपसे पूछे सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ऑस्मियम होती है। और सबसे हल्का धातु कौन सी होती है, तो सर लिथियम होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट में कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। मेरे मित्र, धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धातु का ऑक्साइड बनाता है तो उसकी प्रकृति कैसे होती है। आप सभी कहेंगे सर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है सर, बेसिक होती है। और ध्यान में आप रखेंगे और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो सर अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो आप कहेंगे सर क्षारीय होती है, बेसिक नेचर वाली होती है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन ये हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इस चीज़ को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, वनस्पति तेल से जो घी बनाया जाता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। या साधारण शब्दों में जो डालडा बनाने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में सर किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आप सभी कहेंगे सर निकेल धातु का उपयोग हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो जो यहाँ पे आपका पॉइंट है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, आप सभी कहेंगे सर निकेल धातु का उपयोग हाइड्रोजनीकरण में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है। जी हाँ, कई बार आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे सर बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क वेराइल होता है। वेराइल क्या है सर, बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है, मेन ओर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सा होता है। आप सभी अभी तक ये याद किए होंगे कि धातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं तो आप कह देते हैं सर पारा, Hg, क्योंकि आपका जो पारा है जिसका लैटिन नेम हाइड्रागिरम होता है ये रूम तापमान पर भी क्या होता है सर, द्रव अवस्था में होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी होती है, आप सभी कहेंगे सर फ्रांसियम।
फ्रेंसियम जो होती है वो क्या होती है, रेडियो सक्रिय क्या होती है, धातु होती है। और जो यहाँ पे है धातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका आंसर आप सबों को मालूम है सर, पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो जब अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है इस चीज का जिक्र हो, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर ब्रोमीन। क्या कहेंगे सर, ब्रोमीन। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अधातु ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु में पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि रेडियो सक्रिय द्रव धातु पूछे, मतलब क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर फ्रांसियम को। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए कुछ और भी पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें है सर पॉइंट नंबर 8, क्या लिखा हुआ है कि आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु की उपस्थिति के चलते होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम धातु के उपस्थिति के चलते होता है, जबकि लाल चटक रंग जो है वो स्ट्रांसियम धातु के उपस्थिति के चलते होता है। तो आपकी पॉइंट नंबर 8 में जो कहा जा रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के उपस्थिति के चलते होता है, आप क्या कहेंगे सर, बेरियम धातु के उपस्थिति के चलते होता है। और लाल चटक रंग किसके उपस्थिति के चलते होता है सर, स्ट्रांसियम के चलते होता है। किसके चलते होता है सर, स्ट्रांसियम के चलते होता है। आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये चीज़ तो हम भूल जाएंगे, फिर पढ़ के क्या फ़ायदा, नहीं भूलेंगे सर। आपको मालूम है कि बेर जो होता है, जो बेर आप लोग खाते हैं वो कैसा होता है, हरा होता है, और जो स्ट्रॉबेरी होता है वो कैसा होता है सर, लाल होता है। बेर आपका हरा होता है और स्ट्रॉबेरी आपका कैसा होता है सर, लाल होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे सर। क्या ध्यान में रखेंगे, हरा बेर और लाल स्ट्रॉबेरी। क्या याद रखेंगे, हरा बेर और लाल स्ट्रॉबेरी। आप देखिए हरा बेर कह रहे हैं तो बेर तो आपका हरा होता है, तो आतिशबाजी में हरा रंग किसके चलते आएगा सर, बेरियम के चलते आएगा। आप कह रहे हैं सर स्ट्रॉबेरी लाल होता है, तो हरा बेर लाल स्ट्रॉबेरी, तो इससे आप क्या बना लेंगे सर, अच्छा लाल रंग जो है आतिशबाजी में किसके चलते आएगा, स्ट्रॉबेरी से आपको स्ट्रांसियम याद रहेगा। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं। क्या, हरा बेर और लाल स्ट्रॉबेरी, मतलब क्या कि बेर का कलर हरा होता है तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के चलते आएगा, और स्ट्रॉबेरी का कलर लाल होता है तो आतिशबाजी में जो लाल चटक रंग आएगा वो किसके चलते आएगा, तो स्ट्रांसियम के चलते आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 10 सर कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वायुयान के निर्माण में हम लोग पैलेडियम धातु का उपयोग करते हैं, पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आपके क्वेश्चन में ये रहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। आप सभी कहेंगे सर सेलेनियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। सेलेनियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रणनीतिक धातु, मतलब क्या कि स्ट्रेटजिक मेटल किसको बोलते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे सर टाइटेनियम को हम लोग स्ट्रेटजिक मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इस टाइटेनियम धातु का उपयोग किस में किया जाता है सर, रक्षा उत्पादन में किया जाता है, इसीलिए टाइटेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रणनीतिक धातु बोलते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे। एक और बात, यूं तो आप सभी कहते हैं कि धातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है सर, पारा है, लेकिन आप एक और नाम याद रखेंगे सर कि गैलियम धातु भी आपका क्या होता है सर, रूम तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पारा को छोड़ करके निम्नलिखित में से कौन सा धातु रूम तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर, गैलियम कहेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 सर, क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्षारीय धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं। जी हाँ, यही चीज़ आपका कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है,
एल्कली मेटल, इसी को हम लोग क्षारीय धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, या फिर हम लोग हिंदी में ऐसे लिख देते हैं या अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एल्कली मेटल जो है, क्षारीय धातु जो है, वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल का जो वर्ग 1 का तत्व है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाता है, यानी कि एल्कली मेटल कहलाता है। तो जो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षारीय धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर वर्ग 1 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वर्ग 1 में पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं, या आवर्त सारणी के किस वर्ग को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु जो है वो आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाता है। क्षारीय मृदा धातु आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाता है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, एल्केलीन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केलीन अर्थ मेटल कहते हैं। और आपके एग्जाम में कई दफा ये चीज पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे सर, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है सर 15 नंबर, क्या है कि निकेल धातु का अयस्क क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निकेल धातु का मुख्य अयस्क किसको बोला जाता है। तो आप सभी कहेंगे सर एस्मेल्टाइट जो होता है वो निकेल धातु का क्या होता है सर, मुख्य अयस्क होता है। हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, निकेल का उपयोग हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, और इसका मुख्य अयस्क किसको बोला जाता है, तो सर एस्मेल्टाइट को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका धातुएं जो सर्वोत्तम चालक कहलाते हैं। सबसे अच्छा चालक किस धातु को बोला जाता है, नो डाउट आप सबों को मालूम होगा सर, चांदी को बोला जाता है। सर्वोत्तम चालक किसको बोला जाता है सर, चांदी को बोला जाता है। और ध्यान में आपको यह भी रखना है, चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर तांबा। क्या कहेंगे सर, तांबा। मेरे मित्र अगर धातु के बारे में आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और 2-4 बार आप इस चीज को रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो जितनी भी चीज मैंने आपको समझाया है वो सारे के सारे आपके माइंड में आसानी से सेट रहेगा, और फिर जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा उसका जवाब आसानी से कर पाओगे। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।